एक लड़की जो शादी करना चाहती थी, लेकिन जो उसके घर वाले थे, उसे वो उस लड़के से शादी करने से मना कर रहे थे, क्योंकि जो लड़का था वो दूसरे धर्म से था और ये लोग दूसरे धर्म से थे। ये लड़की मानती नहीं है और जिद पर अड़ जाती है और इस लड़की को लगता है कि ये जहाँ चाह रही है और जिसके साथ ये रहना चाह रही है, उसके माता-पिता नहीं रहने देंगे। फिर ये एक बेहद ही खौफनाक कदम उठाती है और एक बहन अपने ही भाई को मौत के घाट घाट उतार देती है और एक बेटी अपने ही माँ-बाप को मार देती है और एक नाती अपने ही नानी को मार देती है। फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो लोअर कोर्ट था, इन लोगों को फांसी की सजा सुनाता है, लेकिन जब ये लोग ऊपरी कोर्ट में अपील करते हैं तो वहां से उन लोगों को उम्र कैद की सजा में तब्दील हो जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना झारखंड की और झारखंड में जमशेदपुर की है, जिसे हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। टाटा नगर में एक जमशेदपुर में एक कॉलोनी है जिसका नाम टेल्को कॉलोनी है और टेल्को कॉलोनी में ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो टेल्को कंपनी में काम करते हैं और इन लोगों का टेल्को कॉलोनी में घर है। इसी कॉलोनी में एक परिवार रहता है, जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम भूमिक था और इनके अलावा इनके परिवार में इनकी वाइफ थी और एक बेटी थी जिसका नाम चैताली था और एक बेटा था जो चैताली से छोटा था। और इन्हीं लोगों के साथ एक बुजुर्ग औरत रहती थी जो चैताली की नानी थी और इन्हीं लोगों के साथ वो भी रहा करती थी। एक तारीख आती है 19 जनवरी 1999 को। उस दिन जो भूमिक थे वो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं और नाश्ता पानी करके वो अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं और अपने ऑफिस को चले जाते हैं। अब इधर जो घर में लोग बचते हैं उसमें से जो छोटा भाई था चैताली का, वो भी किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। अब घर में 3 लोग बचते हैं, जिसमें चैताली थी और चैताली की माँ और एक चैताली की नानी थी। दोपहर हो जाता है और सब लोग तीनों लोग साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो चैताली की नानी थी वो ऊपर कमरे में चली जाती हैं और वहां जाकर सो जाती हैं और आराम करने लगती हैं। अब जो चैताली की माँ थी वो भी सोचती हैं कि जल्द से जल्द अपने कामों को निपटाया जाए और आराम करें, और कुछ बर्तन धोने थे उनको, वो बर्तन धोने में लग जाती हैं। इधर चैताली मेन गेट पर आती है और दरवाजे पर आती है, इधर उधर देखती है और एक लड़के को इशारा करती है जिसका नाम रिजवान खान था और ये चैताली का पति था रिजवान खान। उसको घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन इस बात का किसी को खबर नहीं होता है, न तो माँ को और न तो नानी का, कि रिजवान खान घर में है। चैताली उसको इधर उधर देखती है और इशारा करती है और उसे लेकर छत पर चली जाती है, ऊपर के कमरे में उसको ले जाके बंद कर देती है रिजवान खान को। अब फिर जो चैताली थी नीचे आती है, माँ के पास आती है तो देखती है कि माँ भी अभी अपने कामों में लगी हुई है और अभी बर्तन धो रही है। फिर ये ऊपर जाती है और नानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि माँ जो नानी है अब गहरी नींद में पहुंच चुकी है और नानी सो रही है। फिर चैताली रिजवान खान को इशारा करती है और रिजवान खान को नानी कमरे में बुला लेती है और रिजवान खान जब वहां पहुंचता है तो ये लोग दोनों मिलकर नानी के मुंह पर एक तकिया रखते हैं और उस तकिया को जब तक रखे रहते हैं तब तक की नानी की मौत नहीं हो जाती। जब नानी की मौत हो जाती है तो रिजवान खान अपने साथ एक चापड़ लाया था, तेजदार हथियार लाया था अपने साथों। उस हथियार हथियार से नानी के कई टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उस लाश को एक चद्दर में लपेट कर वहीं रख देता है। इस एक कत्ल करने के बाद तकरीबन 1.5 के बाद दूसरा कत्ल होता है और दूसरा कत्ल चैताली का माँ का था। चैताली नीचे आती है तो देखती है कि माँ अपने कामों को खत्म करके अपने बेडरूम में चली गई है और वो भी जाकर आराम कर रही है और वो भी सो रही है। फिर चैताली रिजवान खान को इशारा करती है और रिजवान खान नीचे आता है और माँ के रूम में जाता है और वहां जाकर माँ को भी ये लोग उसी तरह मारते हैं जैसे नानी को मारा था। इनके भी मुंह पर कपड़े रखते हैं और तकिया रखते हैं और जब तक दबाए रखते हैं तब तक की उनकी मौत नहीं हो जाती। जब मौत हो जाती है तो फिर माँ को भी लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उनको भी एक चद्दर में लपेट कर वहीं रख दिया जाता है। अब शाम हो जाती है और शाम होती जैसे ही होती है, अब चैताली का छोटा भाई भी घर में आता है। वो घर में आता है और जब कुछ समझ पाता है इस बारे में कि घर में क्या चल रहा है और सब लोग कहाँ हैं और घर में कौन कौन है, तब तक फिर ये दोनों उस पर भी काबू पा लेते हैं और उस पर भी टूट पड़ते हैं और छोटे भाई को भी मारने में चैताली के दिल नहीं पसीजता है और राम नहीं आती है और छोटे भाई को भी मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसी के भी लाश के टुकड़े किए जाते हैं और उसको भी एक चादर में लपेट कर रख दिया जाता है। घर में अब 3 मौतें हो चुकी थी, लेकिन किसी को एक दूसरे की मौत के बारे में पता नहीं था कि हमसे पहले किसी की मौत हो चुकी है घर में और किसी को मारा जा चुका है। लेकिन ये 3 मौत होने के बाद अभी भी एक शख्स जिंदा थे और वो थे चैताली के पिता, जो ऑफिस गए हुए थे और अभी भी वो घर वापस नहीं आए थे। ये लोग उनके इंतजार में थे कि वो कब घर आए
अब रात हो जाती है और रात होते ही चैताली के पिता यानी कि भूमिक घर आते हैं और घर के अंदर आते हैं तो उन्हें अजीब लगता है क्योंकि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ शांत था और उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि घर में आखिर ये क्या हो रहा है और इतना शांत होने का रीजन क्या है। अब ये कुछ समझ पाते तब तक ये दोनों उन पर भी काबू पा लेते हैं और सेम उसी तरह जिस तरह बाकी 3 लोगों को मारा गया था, इनको भी मार दिया जाता है। इनको भी मारने के बाद इनके लाश के टुकड़े किए जाते हैं और लाश के टुकड़े करने के बाद इनको भी चद्दर में लपेट के रख दिया जाता है। अब ये लोग उसी घर में रात बिताते हैं और रात भर उसी घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा भी डर नहीं हो रहा है कि घर में लाश पड़ी है और किसी को कानो-कान खबर हो गई तो उनके साथ क्या होगा। और आस-पड़ोस में जो लोग थे उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वो लोग भी नॉर्मल थे और उन्हें लग रहा था कि इस घर में हमेशा की तरह आज भी रात हुई है और आज भी लोग इस घर में वैसे ही मौजूद हैं जैसे पहले था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, घर में 4 लाशें पड़ी थीं और 2 लोग जिंदा थे और 2 लोग उन 4 लाशों के साथ उस घर में रात बिता रहे थे। रात खत्म होती है और जैसे ही सुबह होता है, सुबह होने के बाद ये दोनों उठते हैं और इन्हीं के घर के पीछे एक लैट्रिन की टंकी थी, शौचालय की टंकी थी, उस शौचालय की टंकी का ढक्कन हटाया जाता है और उस शौचालय की टंकी में इन चारों लाशों को डाल दिया जाता है। इन चारों लाशों को डालने के बाद जो रिजवान खान था ये यहाँ से चला जाता है चैताली घर से। अब घर पे सिर्फ चैताली बचती है। जब 1-2 दिन बीतता है तो आस पड़ोस में जो लोग थे उन्हें चिंता होती है। वो चैताली से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2-3 दिन हो गया उनको देखे हुए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये चैताली बताती है कि एक फैमिली फंक्शन है, उसी फंक्शन में गए हुए हैं वो लोग और जैसे वहाँ शादी खत्म होगा और वो फंक्शन खत्म होगा कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। फिर कुछ दिन बीतता है तो रिजवान खान फिर दोबारा आता है और इस बार वो अपने साथ सीमेंट लाया था और उस ढक्कन को सीमेंट से अच्छी तरह से बंद करता है ताकि इसके अंदर से बदबू ना आ सके और इसको खोला ना जा सके। फिर रिजवान खान उस पर सीमेंट लगाने के बाद वो चला जाता है और घर में अभी भी चैताली बची हुई है। तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजर जाता है और हफ्ता 10 दिन के बाद चैताली भी वहाँ ताला लगा के उस घर में वहाँ से चली जाती है। और फिर जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हो सकता है वो चैताली भी उस शादी में चली गई हो और घर में ताला लगा दी हो। फिर धीरे धीरे समय बीतता है तो जो टेल्को कंपनी में जहाँ पर ये काम कर रहे थे भूमिक, उनके ऑफिस वालों की चिंता होती है कि इतने दिन हो गए और बिना बताए हुए अभी तक वो ऑफिस नहीं आए, आखिर क्या रीजन है। तो ऑफिस के कुछ एम्प्लॉई इनके घर आते हैं और घर आते हैं तो अभी ताला लटका हुआ पाते हैं और उन्हें भी अजीब लगता है, लेकिन उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो भी अपने ऑफिस चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, तकरीबन 6 महीना गुजर जाते हैं और मई जून आ जाता है। मई जून में एक चैताली के मामा थे जिनका नाम था डॉक्टर अनुपम राय। वो एक डॉक्टर थे। वो फोन कर रहे थे लेकिन उनके अब फोन यहाँ रिंग तो बज रहा था लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा था। उन्हें अपने माँ से बात करना था, अपने बहन से बात करना था, अपने बहनोई से बात करना था, लेकिन घंटी तो आ रहा है, घंटी तो बज रहा है लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं है फोन को। फिर वो काफी परेशान होते हैं और जब 6 महीना गुजर जाता है तो टेल्को कंपनी में वो संपर्क करते हैं और भूमिक के बारे में पता करते हैं तो कंपनी से पता चलता है कि उनके बारे में भी इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने घर पे कुछ लोगों को भेजा था लेकिन घर पे पता चला कि घर पे ताला लटका हुआ है और घर पे कोई शख्स नहीं है। जो उसके मामा थे चैताली के उन्हें भी अजीब लगता है और वो अब सीधे अब जमशेदपुर आते हैं और वो अपने बहन के घर जाते हैं तो उन्हें वो भी देखते हैं घर में ताला लगा हुआ है और ये अभी इधर उधर घूम रहे थे और घर के पीछे भी जाते हैं तो देखते हैं कि जो टंकी का ढक्कन है वो सीमेंट नया लगाया हुआ है और जो आसपास में उसके पास सीमेंट है वो पुराने सीमेंट है। वो नया सीमेंट देख के उन्हें अजीब लगता है और कुछ उन्हें शक होता है। वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाकर अपने बहनोई का, अपने बहन का और अपने माँ का और अपने भगनी और भगने के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वो लिखवाते हैं कि 5 लोग घर से गायब हैं और हम उनको फोन कर रहे हैं लेकिन फोन तो रिंग तो जा रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फोन घर में ही मौजूद है। पुलिस भी पहुंचती है वहां और ताला तोड़ा जाता है और कुछ लोगों की मौजूदगी में पुलिस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर के अंदर खून के छींटे पड़े हुए हैं। ये लोग घर की तो सफाई किए थे, इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि खून अच्छी तरह से धो दिया जाए लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया था। जब खून के धब्बे देखती है पुलिस तो चौंक जाती है और उन्हें लग जाता है कि जरूर यहाँ कुछ अनहोनी हुआ है। अब जो चैताली के मामा थे वो पुलिस को उस टंकी के बारे में भी बताते हैं और पुलिस उस टंकी के पास पहुंचती है और वो भी देखती है
तो पता चल जाता है कि जो इसके ऊपर मसाला लगाया गया है, जो सीमेंट लगाया गया है वो नया है और जो आस-पास में सीमेंट है वो पुराने सीमेंट है। पुलिस को भी शक होता है और अब मज़दूर को बुलाया जाता है। जब मज़दूर वहाँ पहुँचते हैं तो उन मज़दूरों से उस टंकी को ढक्कन को तुड़वाया जाता है और टंकी का ढक्कन जब वहाँ से हटता है तो एक ज़ोरदार वहाँ से एक काफ़ी तेज़ एक बदबू आती है और उस बदबू के कारण वो वहाँ से लोग भागने लगते हैं और वो बदबू इतनी तेज़ थी कि पूरे इलाके में वहाँ फैल जाती है। फिर पुलिस उस टंकी के अंदर कुछ मज़दूरों को उतारती है और मज़दूर नीचे जाते हैं, उस टंकी में जाते हैं, तो वहाँ से 4 कंकाल निकलते हैं। पता चल जाता है कि वो जो चारों कंकाल हैं, वो डॉक्टर अनुपम राय की बहन की है और बहनोई की है और एक उनकी माँ की है और एक उनके भगिना की है। पता इसलिए चल जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि जो चैताली थी, वो इन चारों लोगों को गायब होने के बाद वो हफ़्ता 10 दिन तक यहाँ रही थी और फिर हफ़्ता 10 दिन के बाद वो घर में ताला लगाकर वो भी कहीं चली गई। फिर पुलिस जब ये सुनती है कि चैताली इन लोगों के गायब होने के बाद हफ़्ता 10 दिन यहाँ थी और उसके बाद वो गायब हुई है, तो पुलिस ये भी सोच रही है कि हो ना हो कि इसके पीछे कहीं चैताली का ही हाथ हो। लेकिन पुलिस को ये भी डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसने इन चारों को मारा हो, उसने चैताली को भी मारकर उसके लाश को कहीं और ठिकाने लगा दिया हो। अभी पुलिस इस उधेड़-बुन में थी और कुछ दिन बीतते हैं और पुलिस चैताली की लाश को या चैताली जिंदा मिले इसकी तलाश कर ही रही थी कि तब तक पता चलता है कि चैताली और रिजवान खान वहीं एक कोर्ट में पहुंचते हैं और वो कोर्ट में जाकर वहां सरेंडर कर देते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और कोर्ट की इजाजत अनुसार इन लोगों को अपने हिरासत में लेती है पुलिस और थाने लाया जाता है। इनसे पूछताछ होती है तो पूछताछ में ये लोग कबूल करते हैं और बताते हैं कि हाँ, इन्होंने उन चारों लोगों का मर्डर किया है। लेकिन पुलिस के पास अभी भी सवाल थे कि आखिर तुम लोगों ने उन 4 लोगों का कत्ल क्यों किया? फिर जब ये सवाल आता है तो ये लोग बताते हैं कि जो रिजवान खान था वो एक क्रिकेटर था और उभरता हुआ सितारा था और वो रणजी टीम का एक प्लेयर था और अक्सर वहाँ स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करने जाया करता था और ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड वहीं करता था। एक वो क्रिकेटर था और जो उसके बगल में जो जिस स्टेडियम में वो जाता था, उसके बगल में ही एक स्कूल थी, उस स्कूल में चैताली पढ़ने आया करती थी। तभी इसी दौरान चैताली स्टेडियम में भी आती, उसे क्रिकेट देखने का शौक था और जब प्लेयर वहाँ प्रैक्टिस करते तो उन्हें देखकर इसे अच्छा लगता था, जिसमें एक रिजवान खान भी था। रिजवान खान इसको पसंद आ जाता है और ये लोग दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है। ये लोग घर बिना बताए हुए ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद ये जो चैताली थी अब रिजवान खान के साथ समय बिताने लगती है। लेकिन घर वालों को इस बारे में पता नहीं है कि जो चैताली है वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है किसी लड़के के साथ। लेकिन जब चैताली प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने घर जाती है और उसे पता चल जाता है कि अगर वो अपने घर वालों को नहीं बताएगी इस बारे में, तो एक ना एक दिन घर वालों को पता चल जाएगा, तो उससे बेहतर है कि खुद ही वो बता दे। अपने माँ के पास जाती है और एक रोज़ वो बताती है पूरी कहानी और रिजवान खान के बारे में बताती है। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि नहीं वो दूसरे धर्म का है और उससे शादी नहीं होगी, शादी हम लोगों के हिसाब से होगा, हम लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। और फिर ये बात उसके पिता तक भी जाता है यानी भूमिक तक, भूमिक भी मना कर देते हैं और इस शादी से इनकार कर देते हैं और मना कर देते हैं। फिर अब चैताली को लगने लगता है कि जब तक मेरे माता-पिता ज़िंदा रहेंगे, तब तक इसकी शादी और ये रिजवान के साथ नहीं रह पाएगी। फिर ये प्लान बनाती है और प्लान के तहत रिजवान को उकसाती है और रिजवान से कहती है कि जो मेरे माता-पिता हैं उनको रास्ते से हटाना है, क्योंकि जब तक ये लोग ज़िंदा रहेंगे तब तक मेरी शादी तुमसे नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। रिजवान भी तैयार हो जाता है और ये लोग एक तारीख तय करते हैं। वो तारीख थी 19 जनवरी 1999 की और उस दिन रिजवान पहुँचता है और एक-एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। और फिर जब ये केस खुलकर सामने आती है, इनसे पूछताछ होती है, तो ये पूरा मामला निकल कर सामने आता है। और इन लोगों के खिलाफ जब पुलिस कोर्ट ले जाती है, तो लोअर कोर्ट से इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जब ये मामला ऊपरी कोर्ट जाता है, तो वहाँ से इन लोगों का जो फांसी की सज़ा था, उसको पलट दिया जाता है और उम्र कैद में बदल दिया जाता है। और जेल में ही रहते वक़्त जो चैताली थी, वो एक बेटे को जन्म देती है, तकरीबन उसका 5 साल उम्र होता है। तभी जो रिजवान की माँ थी, वो आती हैं और उस बेटे को गोद ले लेती हैं। इस समय उसका उम्र तकरीबन 22 साल के आस-पास होगा, 22-23 साल और वो शायद अपने दादी के साथ ही रह रहा है, रिजवान खान की माँ के साथ रह रहा है। एक ऐसा क्रिकेटर जो उभरता हुआ सितारा था, न जाने कितनी ऊँचाइयों और कितनी बुलंदियों तक वो पहुँचता, लेकिन एक प्यार के लिए और अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी मार लेता है और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है।
एक ऐसी बेटी जो अपने ही माँ बाप को मार देती है और अपने ही भाई को मार देती है और अपने ही नानी को मार देती है, और एक बेटा जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और अब माँ बाप से वो दूर रह रहा है। ये थी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।